तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। अच्छी फलन के लिए आम के बागों की देखरेख। कम खर्च में कीटों के नियंत्रण में सहायक है निमास्त्र। आम के बाग से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बागों की देखरेख का विशेष ख्याल रखते हैं, तभी अगली उपज अच्छी मिलेगी। लेकिन इस समय बहुत कम ही किसान बाग का उचित प्रबंधन करते हैं। तो इस समय बाग में कौन कौन से कार्य करें, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत के डॉक्टर प्रदीप कुमार। देख सकते हैं कि मतलब पिछले वर्ष में हमारा जो मंजर था उस बहुत सारा झड़ गया था। मतलब वो उसमें मैंगो हापर का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा झड़ गया था। तो उसकी रोकथाम के लिए हमको अभी नवंबर से ही सस्य क्रियाएँ करना पड़ेगा। जैसे कि नवंबर दिसंबर में हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो ओवर क्राउडिंग ब्रांचेस हैं, मतलब उसके अंदर सनलाइट नहीं जा रहा है, तो उसको थोड़ा प्रूनिंग करके कम करना है। प्रूनिंग के बाद हमें ध्यान रखना है कि जो बोडाक्स मिक्सचर है उसका पेस्ट लगाना ना भूलें, तो जो भी ब्रांचेस कटी हों उनके ऊपर, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। और दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसका आधा डोज नवंबर में हमको डालना है। यहाँ पे नाइट्रोजन का आधा डोज डालना है। तो मान के चलिए अराउंड 400 ग्राम पर पौधा हमको 10 साल पुराने पौधे में नाइट्रोजन हमको डालना है। उर्वरक या खाद का प्रयोग पेड़ की चारों तरफ एक थाला बनाकर करना चाहिए। 1 वर्ष के पौधे के लिए ऐसा थाला प्रमुख तने से 30 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर पेड़ के घेरे के दायरे में बनाना चाहिए। मिट्टी को 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक खोदकर उसमें उर्वरक मिलाना चाहिए। खाद मिलाने के बाद सिंचाई करें, जिसमें गोबर की खाद 10 किलोग्राम, अंडे की खली 5 किलोग्राम, यूरिया 200 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 200 ग्राम का प्रयोग करें। कृषि विभाग से संपर्क करके प्रति वर्ष के हिसाब से उर्वरकों की मात्रा में बढ़ोतरी करें। तो ये 2 क्रियाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, हमको इस समय जो टेम्परेचर है बहुत कम होता चला जाता है, इसके लिए हमको कुछ पाउडरी मिल्ड्यू जैसा भी अटैक होने का चांसेस रहता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, थोड़ा बहुत फंजीसाइड भी जैसे स्प्रे पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो हमको कब करना है, जब हमको पैनिकल निकलना स्टार्ट हो जाए।
आम के छोटे पौधों को गर्मियों में 4 से 7 दिन के अंतर से तथा ठंड में 10 से 12 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन फल वाले पेड़ों की अक्टूबर से जनवरी तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद यदि भूमि में नमी अधिक रहती है तो फल कम आते हैं तथा नई शाखाएं ज्यादा आ जाती हैं। और दूसरा मैंगो हॉपर, जैसे कि मैं बताया कि यहाँ अभी प्रूनिंग करना है उसके कंट्रोल के लिए। जब हमारा मंजर निकलना शुरू हो जाए, 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाए, तो उसमें हमको इमिडाक्लोपिड का 1 ml इमिडाक्लोपिड को 3 से 4 लीटर पानी में घोल के एक छिड़काव भी करना है, ताकि हमारा जो मैंगो हॉपर है वो अटैक ना कर पाए, हमको अच्छी उपज मिले। यही चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए इस समय। और दूसरा हमको नहीं करना है, क्या नहीं करना है इस समय, तो हमको ज़्यादा पानी नहीं देना है और फर्टिलाइज़र का ओवरडोज नहीं देना है, क्योंकि ये मंजर आने का समय होता है और इसमें सब कुछ सेंसिटिव पार्ट में होता है पौधा। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पौधे को कुछ भी एडवर्स कंडीशन ना हो पाए, या फिर हमको मॉइस्चर स्ट्रेस भी नहीं देना है। उसको पानी देना भी मतलब ऑप्टिमम देना है, ताकि हमें अच्छे से अच्छी उपज मिल सके। आम के बागों में गुजिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। ये जमीन से निकलकर पेड़ों पे चढ़ जाता है। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौर का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। प्रति बौर कीट की ज्यादा संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुजिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण 250 ग्राम प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाए जाने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी हमको अच्छे से किसी बीमारी का, किसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का पहचान नहीं हो पाता है, हम अपने मन से ही पूरा कोई ना कोई दवाई उठा करके स्प्रे कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमको नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना है, उसके बाद ही वैज्ञानिकों की सलाह के बाद ही हमको कुछ एक्शन लेना है अपनी फील्ड में। और इसके साथ ही आप अपना प्लांट का सैंपल भी लेके कृषि विज्ञान केंद्र पर जा सकते हैं, उधर वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी आय अच्छी हो सके और आपकी फसल को कोई नुकसान ना पहुंच सके। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बढ़ती महंगाई से खेती किसानी में फसल की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों को लाभ कम मिल रहा है। लेकिन यदि किसान अपने स्तर पर कुछ तरीकों को अपनाकर खेती करें तो फसलों उत्पादन में लागत तो कम कर ही सकते हैं, साथ ही किसान इन तरीकों को अपनाकर गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं निमास्त्र के बारे में। तो किसान अपने स्तर पर निमास्त्र कैसे बनाएं और इसका उपयोग करना किस प्रकार से लाभकारी है, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से। आप अभी किसान बंधुओं, जिस तरह से जैविक खेती की बात हो रही है, जैविक खेती में जो आपके पास संसाधन है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करके जैविक खेती में आप उपयोग कर सकते हैं। जैविक खेती में कीटों को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में अभी आप देखेंगे।
आज के समय में रासायनिक चलन के चलते रासायनिक उर्वरकों का भी अंधाधुंध रूप से उपयोग किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बहुत ही आसान है और वह है जैविक उर्वरक की तरह ही जैविक कीटनाशक का उपयोग खेती में करना। जैविक कीटनाशक आप अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी जैविक कीटनाशक में से एक है निर्मास्त्र। निर्मास्त्र एक जैविक कीटनाशक है जिसके उपयोग से फसल में लगने वाले कीटों और रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, आप कीटों को नियंत्रित करने के लिए आप निमास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। निमास्त्र जो है आप आसानी से अपने घर पर जो है अपने ही संसाधनों से, जो आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं उनसे ही आप अच्छे से बना सकते हैं। अभी निमास्त्र बनाने का सबसे जो है ना अच्छा तरीका ये है कि आप जो है 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए। उस ड्रम में आप जो है ना 100 लीटर आप पानी लीजिए। उसमें आप जो है 5 से 10 किलो आप जो है ना नीम की पत्ती, या यदि आप जो है बारिश के समय निमास्त्र बना रहे हैं तो नीम की निमोली यदि आपको मिल जाए तो नीम की निमोली को आप क्या कीजिए कि 5 किलो आप नीम की निमोली ले लीजिए और उसको अच्छे से आप जो है उसको कूट दीजिए। मतलब नीम की निमोली जो है द्विदाली होती है, तो उस नीम की निमोली को आप अच्छे से जो है ना कूट दीजिए। कूटने के बाद जो है ना वो 2 फाड़ हो जाएगा उसका, और वो जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा तो वो अच्छे से जो है डिकम्पोज हो जाएगा, अच्छे से वो जो है ना गल जाएगा। तो आप जो है ना 5 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए और उसको थोड़ा उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद आप क्या कीजिए कि नीम की निमोली या जो है नीम की पत्ती 5-5 किलो दोनों आप ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद उसमें आप जो है ना 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र ये ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर दीजिए। खूब अच्छे से आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद किसान बंधुओं आप उसको जो है 15 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप उसको किसी डंडे की सहारा से घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको सेकिंग कर दीजिए उसकी। 15 दिन में ये क्या होगा कि जो गाय का जो 10 किलो गोबर है, गाय का गोमूत्र है और आपका 5 किलो नीम की पत्ती और 5 किलो नीम की निमोली है, वो जो है एकदम डिकम्पोज हो जाएगा, एकदम सड़ जाएगा किसान बंधुओं। निर्मास्त्र को उपयोग में लाने के लिए तैयार मिश्रण को कपड़े की सहायता से पहले छानते हैं। इसके बाद उसमें 1 लीटर निर्मास्त्र में 10 लीटर पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। फिर स्प्रे पंप में भरकर किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार निर्मास्त्र को हमेशा छायादार स्थान पर रखें। निर्मास्त्र को किसी भी प्रकार की फसल पर रस चूसने वाले कीट या छोटी सूढ़ियों का आक्रमण दिखाई देने पर प्रयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को 6 महीने तक स्टोर करके उपयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को हमेशा प्लास्टिक के बर्तन में छायादार स्थान पर ही रखना चाहिए। इस प्रकार जैविक कीटनाशक निर्मास्त्र के उपयोग से किसान भाई खेती में खर्चा घटा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो आपकी फसल में जैसे ही जो है कोई सा भी चूसने वाला कीड़ा, कोई काटने वाला कीड़ा दिखे, इसको इसमें से आप जो है 1 लीटर छान लीजिए। 1 लीटर निमास्त्र ले लीजिए और आप जो है 10 लीटर जो है पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसको अपनी फसलों पे आप स्प्रे कर दीजिए। इस तरह से आप जो है चूसने वाले कीड़ों को, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए आप 15 दिन पर इस निमास्त्र का आप जो है छिड़काव करते रहिए। इस रेशियो में जब आप 15-15 दिन पर स्प्रे करते रहेंगे, 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपनी फसल पे, कोई सा भी फसल हो,
आपकी मूंगफली हो, आपका ग्वार हो, आपका बाजरा हो, आपकी जो है ना मूंग हो, आपकी सब्जियां हो, किसी भी आप फसल में आप इसका जो है स्प्रे जब करेंगे तो ये चूसने वाले कीड़ों के ही माध्यम से, जिससे सफ़ेद मच्छर हुआ, हरा मच्छर हुआ, ये जो है रोगों के वाहक होते हैं। तो जब इनका आप नियंत्रण कर लेंगे तो आपकी फसल में रोग जो है कम लगेगा। जब रोग कम लगेगा तो आपकी जो है ना लागत जो है, उस पे जो दवाइयों की लागत है वो जो है ना कम आएगी। और आप जैविक तरीके से इस नीमास्त्र को आप घर पर बना करके आप इसका उपयोग करके जैविक तरीके से कीड़ों को आप जो है चूसने वाले, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। और ज़मीन पर भी इसका कोई इसका जो है दुष्प्रभाव नहीं है। और नीम तो किसान बंधु, नीम के उत्पाद को तो अब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में अब जो है समाहित कर दिया गया, जोड़ दिया गया कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा नीम के उत्पाद का उपयोग करके अपनी ज़मीन में जो कीड़े हो रहे हैं उन कीड़ों को जो है, जिस तरह से दीमक हुआ, सफ़ेद लट हुआ और भी जो है नुकसान, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, उनको जो है आप जो है नीम से बने हुए उत्पाद को आप प्रयोग करके और उसका जैविक तरीके से बने हुए नीम के उत्पाद का उपयोग करके आप जो है कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लागत को कम कर सकते हैं और ज़मीन को स्वस्थ बना सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के आधार पर समस्तीपुर और इसके आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं। हालांकि मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान पूर्वानुमानित अवधि में पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। औसतन 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं और चना की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत के आसपास के मेड़, नालियों एवं रास्तों में उगे जंगलों की सफाई करें। गोबर की सड़ी खाद 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पूरे खेत में अच्छी प्रकार से बिखेर कर जुताई कर दें। राजमा की बुआई करें। इसके लिए उदय, अंबर और उत्कर्ष किस्मों का प्रयोग करें। बीज बुआई की दूरी 30 गुणा 10 सेंटीमीटर रखें। बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। मसूर की मल्लिका, अरुण, KLS 218, HUL 57, PL 5 और WVL 77 किस्मों की बुआई करें। बुआई के 2 से 3 दिन पहले कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक दवा का 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को शोधित कर लें। इसके बाद कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरीफास 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। रबी मक्का की बुआई प्रारंभ करें। इसके लिए संकर किस्मों में शक्तिमान 1 सफेद, शक्तिमान 2 सफेद, शक्तिमान 3 पीला, शक्तिमान 4 पीला, गंगा 11 नारंगी पीला,
राजेंद्र संक्रमक का 1, राजेंद्र संक्रमक का 2 और राजेंद्र संक्रमक का दीप ज्वाला किस्मों की बोनी करें। वहीं इसकी संकुल किस्मों में देवकी सफेद, लक्ष्मी सफेद और सुवान पीला इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। आलू की रोपने के लिए तापमान अनुकूल हो गया है, अतः किसान भाई खेत की तैयारी करें और रोपाई शुरू करें। आलू की उन्नत किस्मों में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी अरुण, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2 और राजेंद्र आलू 3 इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। बीज दर 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आलू को काटकर लगाने पर 3 स्वस्थ आंख वाले टुकड़े को उपचारित कर 24 घंटे के अंदर लगाएं। लहसुन की बुआई करें। लहसुन की उन्नत किस्मों में गोदावरी, जिसे सिलेक्शन 1 के नाम से जानते हैं, श्वेता, जिसे सिलेक्शन 10 के नाम से जानते हैं, एग्री फाउंड डार्क रेड, जिसे G11 के नाम से जानते हैं, लहसुन की उन्नतशील अनुशंसित किस्में हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जो प्रश्न शामिल किया है उसे पूछा है गांव बेल्लारी, जिला समस्तीपुर से ब्रजमोहन यादव ने। आप अलसी की उन्नत किस्म और इसकी बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं, तो ब्रजमोहन जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आपको अलसी की फसल के बारे में कुछ उन्नत तकनीकी जानकारी देना चाहता हूँ। अलसी एक अपनी रबी की फसल है जो कि तिलहनी फसल है। इसके लिए अपने को कुछ समसामयिक क्रिया करेंगे तो आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रजाति की रहती है। अलसी तो अपन लगा रहे लेकिन अच्छी प्रजाति, अच्छा बीज नहीं लेते हैं तो अपना उत्पादन भी कम होता है। तो इसकी कुछ उन्नतशील प्रजाति हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि अपनी है जो मुख्य वैरायटी हैं, इसमें शेखर है, गौरव है, शीला है, आपकी रसीम है, जीवन है, मीरा है। ये अच्छा उत्पादन देती हैं और अपने क्षेत्र के लिए अच्छी वैरायटी हैं। इन्हीं का चयन करें तो आपका उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अलसी की फसल के लिए काली, भारी और दोमट मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। अधिक उपजाऊ मृदाओं की उपेक्षा मध्यम उपजाऊ मृदाएं अच्छी समझी जाती हैं। इसके अलावा भूमि में उचित जल निकास का प्रबंध होना जरूरी होता है। अलसी का अच्छा अंकुरण प्राप्त करने के लिए खेत भुरभुरा और खरपतवार रहित होना चाहिए। इसके लिए खेत को तैयार करने के लिए 2 से 3 बार हैरो चलाकर जुताई करें। इसके बाद ही कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाना आवश्यक है, जिससे नमी संरक्षित रह सके। अपन बात करें तो इसमें अगर अपने पास जैविक खाद है, गोबर की पकी हुई अच्छी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो 10 टन के लगभग होना चाहिए प्रति हेक्टेयर। तो उर्वरक अपने को बहुत ही कम डालने की आवश्यकता होती है। अगर नहीं भी डालें तो भी अपना अलसी उत्पादन दे देती है। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं फर्टिलाइज़र और बीज दर की। फर्टिलाइज़र एक में 30-60-30 अपन NPK उपयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि अपने को ज़्यादातर उर्वरक मिट्टी परीक्षण करवा के उनके अनुशंसा के आधार पर ही करना चाहिए। क्या रहता है कि अपन जो रिकमेंडेड डोज है उसमें कि अगर अपनी नमी, कुछ पोषक तत्वों की कमी है तो उनको अधिक बढ़ाना पड़ता है या कम करना पड़ता है। तो आप मिट्टी परीक्षण करवाएं, उसमें जो अनुशंसा की गई है उसके आधार पर ही आप इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, असिंचित क्षेत्रों में बुआई के लिए अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा और सिंचित क्षेत्रों में नवंबर का प्रथम पखवाड़ा अलसी की बुआई के लिए उपयुक्त होता है और उतेरा खेती के लिए धान कटने के 7 दिन पूर्व बुआई करनी चाहिए। जल्दी बोनी करने पर अलसी की फसल को फली मक्खी और पाउडरी मिल्ड्यू आदि से बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं अपन बीज दर की। बीज दर अपन जो है कि 30 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए, जो कि अच्छा उत्पादन देती है। अब अपन बात करते हैं इसमें बीजोपचार का। बीजोपचार बहुत ही आवश्यक फसल में रहता है।
बीजोपचार से क्या है कि जो रोग लगते हैं, कीड़े लगते हैं और जो अपने पोषक तत्व रहते हैं, जो उर्वरक रहते हैं, उनको भी पहुंचाने का काम करते हैं। बीज उपचार में सबसे पहले अपने को फफूंदनाशक दवाई से उपचारित करना चाहिए, जो कि अपना बाविस्टीन आती है, उसकी 1 से 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद अपना कीटनाशक से उपचारित करना चाहिए, जिसमें क्लोरोपाइरीपास है, आपकी थायमेथाक्साम है, इनका अपन 1 से 2 ml मात्रा बीज उपचार कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है कल्चर से उपचारित करना। इसमें अपने को पीएसबी और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए, जिनकी 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर लेते हैं। इनसे बीज उपचार करने से बहुत ही फायदा होता है। जो आपके मिट्टी से लगने वाले रोग रहते हैं, बीज जनित रोग रहते हैं, वो सभी रोगों को अपन आसानी से रोक सकते हैं। और इनकी कतार से कतार जो आपका पौधे से पौधे की दूरी रहते हैं 30 से 35 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और इसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा पौधा रखना चाहिए। कतार में बोनी करने से ये फ़ायदा रहता है कि अपनी जो फसल रहती है वो उचित स्थान पर रहती है, बीज दर भी कम लगता है और आपके क्या कहते हैं खरपतवार भी कम होते हैं। और अगर उसमें खरपतवार होते हैं तो निदाई गुड़ाई करने में अपने को सुविधा रहती है। दूसरी चीज़ कि इसमें पानी भी देने में अपने को सुविधा रहती है। अलसी की फसल में खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और 40 से 45 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई करनी चाहिए। अलसी की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन के लिए पेंटीमेथालीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को बुआई के बाद और अंकुरण से पहले छिड़काव करने पर नियंत्रण आसानी से हो जाता है। और जब अपने कतार में बोनी की है तो अपन व्हील हो भी इसमें चला सकते हैं, जिससे कि व्हील हो चलाने से आपका पौधे में जो खरपतवार रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और उनका गुड़ाई का भी काम हो जाता है। अब खरपतवार के बाद बात करते हैं सिंचाई की। इसमें पानी की तो आवश्यकता होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर अपने पास 2 से 3 पानी है तो अपन अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर 3 पानी उपलब्ध हैं तो पहला ब्रांचिंग निकलते समय 25 से 30 दिन पर सिंचाई कर देना चाहिए, दूसरी फ्लावरिंग आने से पहले करना चाहिए और तीसरी दाना भरते समय। तो 3 सिंचाई अगर उपलब्ध है तो इस समय सिंचाई करें। अगर 2 सिंचाई उपलब्ध हैं तो अपन ने पहली ब्रांचिंग बनते समय, दूसरा दाना भरते समय सिंचाई करना चाहिए। और अगर अपने पास एक ही पानी उपलब्ध है तो अपने को ब्रांचिंग के समय ही सिंचाई कर देना चाहिए, तो भी अपना उत्पादन हो जाता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadaता@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।